हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। वो जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमारे पास हमने तीन टाइप से इसको डिस्क्राइब किया। और उस कांस्टेंट वैल्यू को, उस कांस्टेंट को आप कहते थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है, ठीक है। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी किए। इसके थ्रू हमने y इज इक्वल टू निकाला, जिसको हमने यंग्स मॉडुलस बोला। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो आया आपका वो y के लिए आया, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो जो सॉलिड के लिए है, ठीक है। सेकंड की हम बात करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैंने कर लिया है। अभी एनर्जी और आएगा जो इसके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे। बट सेकंड की अगर हम बात करें दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी which is again a constant। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है इसकी हम बात करने वाले हैं आज इसमें। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नंबर 3, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसकी बात करते हैं, शुरू करते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि जितने भी हमने इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट निकाले या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाले, उन सब का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ के अंदर ऐसा होना चाहिए। मतलब यहां जो हम कुछ पढ़ेंगे वो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट में वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो है, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो है, उसको हम क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कैसे निकालते हैं? तो इसको आप याद कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई भी क्यूब है, ये क्यूब है, और ये जो क्यूब है वो किसी वाटर के अंदर डिप किया हुआ है। तो वाटर क्या करता है? इस क्यूब के ऊपर सभी डायरेक्शन से जो है सेम फोर्स अप्लाई करता है, सेम फोर्स अप्लाई करता है, या मैं कहूं तो सेम प्रेशर अप्लाई करता है। तो उस वाले केस में ये अपने आप में क्या होता है? कंप्रेस होता है। इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से लगा और इधर से लगा, तो इस क्या करेगा? अपने आप में कंप्रेस होएगा, ठीक है ना। तो ये वो वाला है जिसमें मैंने आपको ऐसे बताया था कि एक स्फीयर है जो किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। तो स्फीयर पे इधर से भी फोर्स लगता है, 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 इधर से भी फोर्स लगता है और इधर से भी फोर्स लगता है। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? सेम होता है, जिसके कारण ये स्फीयर है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। और कितना कंप्रेस हो गया? मान लो डेल्टा V कंप्रेस हो गया। पहले कितना था? V वॉल्यूम था, अब कितना रह गया? V माइनस डेल्टा V। पहले V वॉल्यूम था, उसमें से डेल्टा V उसका कंप्रेस कम हो गया, रिमेनिंग कितना रहा? V माइनस डेल्टा V रहा। तो इस वाले केस के अंदर हम इसको हम क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां से अगर हम बात करें वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इसके लिए हम लोग बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा? देखो, वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और आपका स्ट्रेन क्या होता है? तो आंसर है चेंज इन अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? डेल्टा V। कितना था पहले? V। सो डेल्टा V अपॉन V, ये हमने लिख दिया वॉल्यूम स्ट्रेन। अब इसको देखिए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। एक्चुअल में वाटर जो यहां साइड में है वो पूरा पूरा इस पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। वही हमारा फोर्स अपॉन एरिया है। या मैं कहूं तो प्रेशर में चेंज के कारण, प्रेशर में चेंज के कारण इसका वॉल्यूम पहले से कम हो रहा है, इसलिए इसको लिखते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। दिस इज B। दूसरा केस देखिए, मैं यहां पे एक माइनस साइन ले रहा हूं, ये माइनस साइन y। B इज इक्वल टू आपने लिखा डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, V को लेता हूं मैं ऊपर और यहां क्या लगा दिया? माइनस का साइन। तो याद कर लीजिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V होगा। क्लियर।
माइनस साइन क्या कहता है कि प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स, माइनस साइन इंडिकेट्स प्रेशर इंक्रीजेस। इसके साथ क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज होता है। ठीक है, दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर हो जाएगा यहां से, ओके। अब यहां देखिए, ये वॉल्यूम है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। इसकी भी क्या होगी, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैसा बचा क्या, प्रेशर। प्रेशर को क्या लिखा है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी जो यूनिट होगी, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, यूनिट। किसकी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो बी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। क्लियर है। अब यहां से और अगर आप सीखना चाहें तो एक वर्ड होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कि कौन सा मैटर कितना कंप्रेस हो सकता है। जैसे हम सॉलिड के अलावा लिक्विड की भी बात कर लें, गैसेस की भी बात कर लें, तो लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीन चीज आपके पास आ गई, तीनों जो है स्टेट्स आपके पास। अब उन तीनों में कौन सा ज्यादा कंप्रेसिबल है, कौन सा कम कंप्रेसिबल है, वो भी हम किसके थ्रू बता सकते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के थ्रू बता सकते हैं। तो एक्चुअल में कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं सी से लिखता हूं, किससे लिखता हूं, मान लो कंप्रेसिबिलिटी को किससे लिखता हूं, सी से, तो ये एक्चुअल में इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, देखिए, इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ बी। क्या मतलब हुआ कि सी जो है, सी जो है वो बी का क्या है, रेसिप्रोकल। इसका ये मतलब हुआ जिस मैटर के लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी वो कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या होगी, कम। यानी बी जिसका ज्यादा, सी उसका कम, वो कम कंप्रेस होगा। ठीक है ना, तो जिसका बी ज्यादा होगा वो कंप्रेस क्या होगा, कम, यानी वो कम दबेगा, ऐसे मान सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी चीज दबती है, गैसेस। गैसेस हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती है, उस पूरी को दबा के हम छोटे से सिलेंडर में फिट कर देते हैं, तो वहां पर कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या है, ज्यादा। इसका उसका मतलब हुआ सी उसका ज्यादा हुआ, सी उसका क्या हुआ, ज्यादा, तो उसका बी क्या हुआ, कम। तो गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, कम। ठीक है, गैसेस जो है आपका फ्लूइड एक टॉपिक है, फ्लूइड। अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, बट बल्क मॉडुलस जो है वो गैसेस के लिए और लिक्विड के लिए भी होता है, इसलिए मैं इसकी भी यहीं पे चर्चा करने वाला हूं, आपसे अलग से नहीं कर रहा उसका। ठीक है ना, सो दिस इज आवर कंप्रेसिबिलिटी फॉर्मूला। क्लियर है, इसको आप लिख लो। फिर हम लोग ये तो केवल इसका जो है एक कंसेप्ट है, या मैं बोलूं फॉर्मूले हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी और लिक्विड के लिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना, फटाफट उतार लो इसको। तो गैसेस की अगर हम बात करें, फोर गैसेस, तो मैं कहूंगा गैसेस हैव टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो सॉलिड का टॉपिक चल रहा है, बट लिक्विड की भी बात कर रहा हूं मैं, गैसेस की भी बात कर रहा हूं, आगे जाके विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए मैं इसको यहीं से सेट कर रहा हूं आपके लिए। बल्क आ गया तो बल्क का कंप्लीट कर लेता हूं मैं यहीं पे। तो गैसेस हैव टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है, चलिए नंबर वन कौन सी, देखिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, देखो इसमें ऐसा है कि आपने थर्मल का टॉपिक पढ़ा है, केटीजी वगैरह, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा आपने, उसके अंदर आपने सिलेंडर में जो है गैस ली, उसको कंप्रेस किया या उसका एक्सपांशन का आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं आइसोथर्मली ऐसा करता हूं, आइसोथर्मल का मीनिंग आपको पता है
क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या फिर डिक्रीज करते हैं। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को, जैसे मान लो मैं उसको बल्क को बी बोलता हूं, यहां मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मान लीजिए ई थीटा, थीटा टेम्परेचर के लिए मैं नोटेशन काम में ले रहा हूं, और ई क्या है, कांस्टेंट है, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। सो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के लिए आप जो है बल्क मॉडुलस का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, या फिर मैं बोलूं तो ई थीटा कितना होता है गैसेस के लिए, कैसे निकालेंगे, सोचो। तो आंसर है, आइसोथर्मली का मतलब होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं ना पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एंड टी इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो इसको बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो इधर से क्या बनेगा, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। किसी के भी रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो जो नीचे आएगा वो इधर से आपके किसमें चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। या मेरा बताया हुआ है कि जब भी डिफरेंशिएशन ऐसा करना हो तो दोनों में चेंज दिखा देना चाहिए, एक बार p को रख लिया, v में चेंज दिखा दिया, प्लस एक बार v को रख लिया, t में चेंज दिखा दिया। सो दिस इज p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। यहां से p dv इज इक्वल टू माइनस v dp, क्लियर है। तो मैंने लिखा यहां से dv अपॉन v, दिस इज माइनस साइन, dv अपॉन v, दिस इज इक्वल टू dp अपॉन p, ये मिल गया, माइनस dv अपॉन v इज इक्वल टू dp अपॉन p, क्लियर है। और देखो अगर मैं आपसे ये कहूं, इस p को इधर ले आता हूं, चलिए इस p को इधर ले आता हूं, इस p को इधर लाया, इधर से क्या बचा, dp अपॉन ये नीचे चला जाएगा dv, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा v, दिस साइन इज माइनस। इसको देखिए, दिस p इज इक्वल टू माइनस v dp अपॉन dv। ये dp पता है क्या है, dp है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, यानी ये प्रेशर हो गया जिसको आप लोग उसमें क्या बोलते हो, डेल्टा पी, वही चीज है। सो दिस इज dp अपॉन dv। क्या ये किसका फॉर्मूला है, अभी तो आपने पढ़ा है बल्क मॉडुलस d इज इक्वल टू माइनस v और लिखा डेल्टा p अपॉन डेल्टा v, ये तो लिखा आपने। तो उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, b, तो आपने लिखा p इज इक्वल टू b, p इज इक्वल टू b, मतलब जो प्रेशर है, जो प्रेशर है वही क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट दिस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ गैस we denote this b as a e theta। इस b को हम लोग टेम्परेचर की फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, e थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू e थीटा। कुल मिला के हमें इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे ये रिजल्ट मिला कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी यानी ई थीटा वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है कुल मिला। यानी आपने जो प्रेशर निकाला है वही क्या हो गया, उसका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हो जाएगा सिंपली, ठीक है। दिस इज फर्स्ट। अब अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड दूसरा होता है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी थर्मल में आपने पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्टेट इक्वेशन आप बनाते हो तो यहां तो होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक में होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। याद होना चाहिए आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो इसका भी क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन करोगे
तो देखो इसका क्या आएगा P, क्लियर है। इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशियल गामा v की पावर गामा माइनस 1 और dv प्लस v की पावर गामा और dv इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो मैंने लिखा p गामा और v की पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस v की पावर गामा इंटू dp। कर सकता हूं, ये इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए p गामा इज इक्वल टू माइनस v की पावर गामा dp अपॉन इसका डिवाइड कर दीजिए v की पावर गामा माइनस 1 और साथ में क्या आएगा dv आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देखो क्या आएगा, माइनस v की पावर गामा माइनस 1 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, v की पावर गामा तो था ही, ये ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा गामा, प्लस का हो जाएगा 1। यहां आएगा dp अपॉन dv अपॉन dv। सो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस गामा और प्लस गामा क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहां क्या बचेगा माइनस v, पावर कितनी 1, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जरा ये फिर से क्या आया v dp अपॉन dv अपॉन dv, ठीक है। सो v dp अपॉन dv की जगह क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जैसे आइसोथर्मल को हम लोग ई थीटा लिखते हैं, वैसे ही एडियाबैटिक को मैं लिख रहा हूं ई फाई, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को मैं क्या लिख रहा हूं ई फाई। इसका मतलब ये हुआ कि p गामा इज इक्वल टू ई फाई, दिस वन, जिसको आप पहले बीटा लिख सकते हैं उसके बाद लिख सकते हैं ई फाई। क्लियर है। तो आप यहां से देखेंगे कि ई फाई की वैल्यू p से कितना मल्टीपल है, गामा मल्टीपल है, जबकि ई थीटा कितना है केवल p। यहां p से कुछ मल्टीपल में है और यहां क्या है p, ठीक है। अब काई आपसे ये पूछे कि सर इसमें ई फाई ज्यादा होता है या फिर ई थीटा ज्यादा होता है, मींस विच इज मोर, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, कौन सा ज्यादा होता है। तो किस पर डिपेंड करेगा, ये गामा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, गामा की वैल्यू पे। जैसे मैं बताता हूं, देखो आपको रेशियो निकालता हूं, इसका रेशियो क्या निकाल रहा हूं, देखो मैं ई फाई अपॉन ई थीटा, ई फाई अपॉन ई थीटा कितना आया था, ये रहा, दिस इज इक्वल टू गामा पी, देखो इसकी वैल्यू कितनी है गामा पी, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है पी, पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ई फाई अपॉन ई थीटा इज इक्वल टू गामा, ई फाई अपॉन ई थीटा इज इक्वल टू गामा। अब चूंकि हम जानते हैं कि गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, जब गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी इसका मतलब ये हुआ कि ई फाई भी ग्रेटर देन होगा किससे, ई थीटा से। और वैसे आप समझते हो कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इज इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग गैसेस के लिए, जो भी गैस कुछ क्वेश्चन में गिवन है उसको हम रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, और इनके रेशियोज भी निकाल सकते हैं। तो ई फाई ज्यादा होता है, ई थीटा क्या होता है कम, मतलब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज मोर देन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी फॉर गैसेस। क्लियर हो गई बात। तो ये गैस के लिए अब इसका आंसर यह आ जाएगा, क्लियर है ना। अब बल्क मॉडुलस को हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड्स के लिए, उसके भी 2 क्वेश्चन या 2 डेरिवेशन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको फटाफट आप उतार लीजिए, पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए। तो अब है आपका वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद डेप्थ। थोड़ा सा इलास्टिसिटी को हम लिक्विड में भी लेके आ रहे हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, वैसे हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सॉलिड भी आ जाएगा, मैटर पार्टिकल्स में सॉलिड भी आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा और गैस आ जाएगा, लेकिन मैं सबको यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि वो भी अपने को ही पढ़ना है। सो डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद डेप्थ, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या आंसर आता है।
क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कोई कि ये कंटेनर है, ये क्या है भाई, कंटेनर है ये, और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा है, क्लियर, इसमें कोई लिक्विड भरा है। क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग इसके ओपन सरफेस से नीचे चलते हैं ऐसे, वैसे वैसे एक्चुअल में प्रेशर इंक्रीज होता है। ध्यान देना, जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं इसके अंदर, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर कोई भी जो लिक्विड है, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है इतना, इस वाले लिक्विड पर भी प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए H डेप्थ पे हम नीचे चले गए, ओपन सरफेस से, फ्री सरफेस से कहां चले गए, H डेप्थ पे हम लोग चले गए कहीं पे भी। अब हमने कहा जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां वाला जो आपका लिक्विड है उसका प्रेशर और भी इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होने वाला है, ये कंप्रेस होता है, ये लिक्विड क्या होता है, कंप्रेस होता है। और ये जो कंप्रेस्ड लिक्विड है इसकी डेंसिटी कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो पहले ये लिक्विड यहां पर इतना ले लिया छोटा सा आपने, ठीक है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम था, ठीक है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम था, और इसकी डेंसिटी मान लो कितनी थी, रो। जब ये कंप्रेस हो गया इस जगह पे इतना ही वॉल्यूम, उस समय इसकी डेंसिटी कितनी हुई, रो डैश, कितनी हो गई, रो डैश, इसकी जो है आपकी डेंसिटी हो गई। क्लियर है। अब मान लीजिए ये जो आपने यहां पर लिक्विड लिया है, उतना का उतना लिक्विड आप यहां ले रहे हो, तो इसका कोई ना कोई मास है। सपोज मास कितना है, m। वाटर जो है वो कंप्रेस हुआ है, लिक्विड जो है वो कंप्रेस हुआ है, उसके मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। कंप्रेस होने से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, बट मास वही है। मतलब हमने कहा कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमारा मास का फॉर्मूला होता है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला बना। अब एक बात बताइए, यहां मास कैसा है, तो मास है कांस्टेंट, जितना मास लिक्विड का यहां था वो का वो लिक्विड हमने यहां मान लिया H डेप्थ के ऊपर। और जो आपका रो है वो क्या है, वेरिएबल, और आपका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, वेरिएबल, क्योंकि वो कंप्रेस हुआ है तो वॉल्यूम पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो वही केस आ गया ना आपका बल्क वाला, इसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कंडीशन बनी। अब बात कर लेते हैं आगे, देखिए, और मान लीजिए इस लिक्विड का जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस वो है B, कुछ भी हमें गिवन है B। क्लियर। और हमसे क्या पूछा है, वेरिएशन पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, m इज इक्वल टू रो इंटू वी गिवन है, कांस्टेंट है, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू कितना आएगा, 0। ये दोनों वेरिएबल है तो दोनों में चेंज दिखा दो, एक बार इसको रख लो और एक बार इसमें चेंज दिखा दो। सो रो डीवी प्लस वी डी रो, ये लिख सकते हो। तो आपने लिखा रो डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डी रो। क्लियर है। सो यहां से कितना आएगा, डीवी अपॉन वी, डीवी अपॉन वी माइनस में, दिस इज इक्वल टू, तो डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो, डी रो अपॉन रो। क्लियर हो गई बात। यहां से ये आया, ध्यान रखना ये रो है, ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। देखो ये पी है और ये क्या है, रो। सो डीपी अपॉन, इसको मैं डी की फॉर्म में लिख रहा हूं, डीवी, डेल्टा को डीवी फॉर्म लिख दिया। सो वी डीपी अपॉन डीवी, ये हमारा क्या होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। अब इसको देखिए, यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं दिस डीवी अपॉन वी
दिस dv अपॉन v इज इक्वल टू dp अपॉन b। इस dv को इधर लिया है, इसको नीचे लिया है, तो बचा dp अपॉन b। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? इन दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहां से तो आएगा d रो अपॉन रो, दिस इज इक्वल टू dp अपॉन b। d रो अपॉन रो इज इक्वल टू dp अपॉन b लिख देंगे। क्लियर है? अब ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी मतलब बाद में डेंसिटी इंक्रीज होगी और पहले कितनी थी? रो। तो रो डैश माइनस रो क्या हो जाएगा? चेंज इन डेंसिटी अपॉन रो। दिस इज इक्वल टू dp अपॉन b। dp अपॉन b। हमें क्या चाहिए? वेरिएशन, यानी यहां पर इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, तो हमें रो डैश की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या लिखा यहां से? रो डैश माइनस रो इज इक्वल टू रो dp अपॉन b। dp अपॉन b। सो रो डैश इज इक्वल टू, इस रो को इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और इधर प्लस का हो जाएगा, इनमें क्या कॉमन आ जाएगा? रो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस dp अपॉन b। देखिए रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस dp अपॉन b। क्लियर है? देखो अब चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब यहां अगर प्रेशर 0 है तो यहां प्रेशर कितना होता है? वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, अगर इसको पता है वो समझ ले इस बात को कि h डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो h रो g होता है। h डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? h रो g होता है। यहां 0 है तो यहां कितना है? h रो g। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? h रो g। तो डिफरेंस मतलब dp। तो आप लिखोगे रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस h रो g अपॉन b। दिस इज योर फाइनल आंसर। जब आपको हाइट गिवन हो, केवल हाइट गिवन हो, देखो और सब चीजें कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है वाटर की या जो भी लिक्विड होगा उसकी कांस्टेंट रहेगी, बल्क मॉडुलस एक कांस्टेंट वैल्यू है, g एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमें h पता हो, इतनी डेप्थ के ऊपर डेंसिटी कितनी है, तो ये आंसर हो गया। इसी को अगर आप कंप्रेसिबिलिटी की फॉर्म में निकालना चाहो तो कंप्रेसिबिलिटी की फॉर्म में क्या आएगा? रो 1 प्लस h रो g और 1 बाई b को क्या लिख सकते हो? c। दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी फॉर्म। क्लियर है? तो उसकी डेंसिटी कुछ इतनी हो जाएगी। मतलब ये हुआ, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल आपको h पता होना चाहिए। आप h की वैल्यू पुट अप करो और बता सकते हो उसकी डेंसिटी वहां पे कितनी होगी। और यहां तक कि ये क्या है? ये फ्रैक्शनल चेंज है। डेंसिटी में क्या है? फ्रैक्शनल चेंज d रो अपॉन रो। तो यहीं तक सॉल्व करके यहां तक भी निकाला जा सकता है। रो पूछता है तो रो भी निकाला जा सकता है। तो जो भी आपसे पूछा जाए लिक्विड के अंदर बल्क मॉडुलस की बात की जाए तो ऐसे आंसर निकलेगा। ठीक है? इसको आप पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए, उसके बाद एक नया क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। देखो ध्यान देना, आपके पास मान लीजिए ये एक कंटेनर है। क्लियर? ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। यहां पर एक बॉल है, सपोज कोई भी स्फेरिकल बॉल है। क्लियर? इस स्फेरिकल बॉल के ऊपर इस समय कुछ प्रेशर काम कर रहा है, कुछ प्रेशर काम कर रहा है। किसके कारण? ऊपर वाले इस लिक्विड के कारण। ठीक है? तो यहां कुछ ना कुछ प्रेशर काम कर रहा है। अब सपोज हमसे कहा गया कि ये जो लिक्विड था, ये जो लिक्विड था और यहां जो बॉल थी, यहां हमने एक पिस्टन लगा दिया। यहां हमने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। ठीक है? ये जो आपने पिस्टन लगाया है, सपोज ये पिस्टन है मासलेस। पिस्टन कैसा है? मासलेस। ये मास वाला भी हो सकता था। अगर मास वाला होता तो हम मास को कंसीडर करते, बट ये पिस्टन कैसा मान रहे हैं हम लोग? मासलेस पिस्टन। ठीक? अब
इस पिस्टन के ऊपर यहां एक हमने कोई ब्लॉक रखा, ब्लॉक जिसका मास कितना गिवन है m। अब आप सोचो, जब इस पे ब्लॉक m रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा लिक्विड को, और लिक्विड को पुश करने के कारण जो प्रेशर यहां पहले था उससे कुछ प्रेशर चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। तो यहां जो मास है, मान लीजिए जो पिस्टन है इसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन होगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, सपोज दिस इज ए क्रॉस सेक्शन का पिस्टन है, क्लियर है। तो हमसे ये पूछा गया है इसलिए इसका जो है बल्क मॉडुलस जो है, बल्क मॉडुलस वो है B। इसका बल्क मॉडुलस कितना है B इस स्फीयर का, और रेडियस मान लो कितनी है R, दिस इज R, ठीक है, ये R है। अब हमसे ये पूछा गया है कि फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब dr upon r, this one, fractional change in the radius of the sphere due to this excess pressure which is applied by the piston or block m। क्लियर है, पिस्टन का मास होता है m, उसमें और ऐड हो जाता, और ये अगर मास लेस है तो केवल m काउंट करेगा, ठीक है। ये हमसे पूछा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सोचिए, ठीक है। तो बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। देखो ये जो है प्रेशर इतनी डेप्थ के ऊपर वो कितना होता है h रो जी, ये तो हमने कहा। यहां की बात करें तो h रो जी, दिस इज द प्रेशर। बट ये जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा वो h रो जी नहीं होगा, प्लस कुछ ऐड होगा ड्यू टू दिस ब्लॉक, कुछ ऐड और हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस प्रेशर, कुछ प्रेशर ऐड होगा। ये एक्सेस प्रेशर कितना है सोचो, तो इस मास के कारण ये क्या लगा है, प्रेशर बन रहा है। सो दिस डेल्टा P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस प्रेशर फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए ये जो पिस्टन है कितना फोर्स लगाएगा, तो आंसर है मास इसका m है, ग्रेविटेशनल g है, सो mg अपॉन a, mg अपॉन a, इतना प्रेशर ये अप्लाई करने वाला है। तो ये प्रेशर हो गया, ठीक है भाई, ये प्रेशर आ गया। अब क्या करें, देखो हम क्या जानते हैं, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू माइनस v dp अपॉन, इसको मैं dp लिख लेता हूं, ठीक है ना, dp अपॉन d, ये होता है, ठीक है। सो दिस dp, ये जो dp आपका है वो कितना हो जाएगा, तो यहां से मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूं इसको, दिस इज dv अपॉन v, dv अपॉन dv माइनस dv इधर आ गया, v इधर आ गया, ये बचा dp अपॉन b, ये लिख दिया मैंने, लिखा dv बाई v इज इक्वल टू dp कितना, mg अपॉन a इंटू d, माइनस dv अपॉन v इज इक्वल टू mg अपॉन ab, ये आया। अब हमें निकालना है इसका आंसर इस फॉर्म में, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें ये दिखे। कैसे आएगा ये, देखो ये आ जाएगा इसके वॉल्यूम से। देखो वॉल्यूम क्या है इसका, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब v इज इक्वल टू हुआ 4/3 पाई r क्यूब। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं d विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमें वो dr बाई r मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, dv बाई dr, दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई कांस्टेंट रहेगा, और r क्यूब का r के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 3r स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो dv बाई dr, या मैं बोलूं तो dv इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, दिस इज द वैल्यू ऑफ dv, ठीक है। तो dv की वैल्यू तो ये आ गई, क्लियर। अभी भी वॉल्यूम आ रहा है, जबकि वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, रेडियस गिवन है। तो जब रेडियस गिवन हम तो जानते हैं v इज इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 3 इक्वेशंस हो गई। क्या करें, क्या 2 और 3 से ये वैल्यूज रखी जा सकती है, तो फ्रॉम 2 and 3 put the value of dv and v in equation number 1, in equation number 1। so 1 2 and 3 तीनों से देखो माइनस dv माइनस d, तो आपने लिखा यहां से माइनस 4 पाई आर स्क्वायर और dr अपॉन v, v कितना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू mg अपॉन ak, mg अपॉन ak। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करें, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब में 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचेगा 3 को ले जाइए ऊपर, माइनस 3dr इज इक्वल टू mg अपॉन ak। सो नीचे कितना है r, सो dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन में कितना आएगा 3ak, कितना आएगा माइनस में 3ak, mg अपॉन 3ak। क्लियर है, सो दिस इज योर आंसर। माइनस साइन क्या शो करता है, केवल कि वॉल्यूम उसका क्या होता है, कम। तो यह आपका आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन द स्फीयर और ए बॉल। कितनी डेप्थ पे, h डेप्थ पे। जहां भी हमसे कहा जाए पिस्टन को रखने के कहा ऐसा बोला गया, पिस्टन का मास होता तो यहां मास और किसका ऐड हो जाता, पिस्टन का मास ऐड हो जाता। तो ये था ऑल अबाउट बल्क मॉडुलस। तो दो तो हो गया आपके, एक तो हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 3 हम पढ़ते हैं अभी, इसको आप फटाफट जो है एक बार पॉज करके फिर उतार लो, है ना, फिर दूसरा करते हैं। तो नंबर 3 है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कोई चीज कितनी रिजिड है वो चीज यहां से समझ में आती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पहली चीज एक फिर से कांस्टेंट, और ये सब किसके अंदर रहेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। द रेशियो ऑफ shearing stress अपॉन shearing strain, याद है, शेयरिंग का मतलब टेंजेंशियल, याद होना चाहिए आपको कि ये आपके पास क्यूब थी, दिस वन, ठीक है, इसके इस वाली सरफेस पे, दिस सरफेस, इस वाली सरफेस पे हम टेंजेंशियल एक फोर्स लगाते हैं, एफ टेंजेंशियल, ठीक है। इसके कारण क्या होता था, इस कारण जो है ये कुछ ऐसे आगे बढ़ जाता है और यहां से हम लोगों को एक एंगल मिलता है फाई, ठीक है। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज रिप्रेजेंट बाय ईटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। सो ईटा इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। क्लियर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, और इसके न्यूमेरिकल्स आप कर लेना डायरेक्ट फॉर्मूले पे। शियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स, कौन सा वाला, टेंजेंशियल, अपॉन क्या आता है, एरिया, टेंजेंशियल अपॉन एरिया, अपॉन शियरिंग स्ट्रेन कैसे निकालते थे, दिस फाई, दिस tan फाई, याद है। और आपको याद होना चाहिए tan फाई को हम क्या लिख रहे थे, लगभग फाई, जब फाई बहुत ही, फाई इज वेरी लेस, उस वाले केस में इसका मतलब हुआ f टेंजेंशियल अपॉन a फाई, दिस इज ईटा। ये आपका ईटा का फॉर्मूला। तो ईटा वाले क्वेश्चन सारे इससे कर सकते हो आप लोग, शियरिंग स्ट्रेस वाले या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहां से आप निकालने वाले हैं। तो हमने 3 टाइप्स के जो है कांस्टेंट पढ़े हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो केवल किस में होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है।
दूसरा हमने पढ़ा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है, इसीलिए मैंने उसका बल्क मॉडुलस में सॉलिड को भी लिया, लिक्विड को भी लिया और गैसेस को भी लिया, टेम्परेचर के साथ भी लिया उसको। थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसका फॉर्मूले ये बनते हैं, तो इससे जो है आप डायरेक्टली जो है आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड जे। एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी, जैसे ये मेरे पास कोई बॉडी है, इसको मैंने तोड़ दिया तो मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया, या मैंने इसको खींच के बड़ा कर दिया, कंप्रेस करके छोटा कर दिया, तो उस वाले केस में इसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, तो उसके पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कितनी होती है, उसमें एनर्जी जो है स्ट्रेन कैसा आता है, स्ट्रेस कैसा आता है, वो एनर्जी के हम लोग फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी। ओके,